हेलो एवरीवन। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आता है कि आपके जो डीपीएफसी हैं ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, देखो आप तो इसमें याद रखोगे आज हम कौन सा भाग देखने वाले हैं। आज आज भाग 4 देखने वाले हैं। ठीक है, भाग 4। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन आता है कि जो आपके डीपीएफसी हैं कौन से डीपीएफसी ये आपके किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखना है। क्या इसमें आप लिखोगे यहाँ पे आयरलैंड। ठीक है, तो ये आपके जो डीपीएफसी लिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, जो कि आपके भाग किसमें पार्ट 4 में आते हैं, पार्ट 4 में। ठीक है, ये आपके लिए गए कहाँ से, ये आपके लिए गए आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इनका उद्देश्य क्या था, क्यों लिए गए। ठीक है, तो इनका जो उद्देश्य था एक कल्याणकारी राज्य के निर्माण करना। क्या था, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, इसलिए डीपीएसपी संविधान में रखे गए हैं। ठीक है, जो कि आपके इनको याद रखोगे जो डीपीएसपी जो कि भाग किसमें, भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में। ठीक है, तो इनका क्या था, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो सके, इसलिए इन्होंने डीपीएसपी आपके संविधान में रखे गए हैं। ठीक है, तो इसमें तो आप देखो इसमें देखते हैं तो हम पढ़ते हैं आपके इसमें का भाग 4 में कितने आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक। ठीक है, इसमें क्या है, ले डाउन द प्रिंसिपल्स दैट गाइड द स्टेट्स इज मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन फॉर, ठीक है, इनफोर्सेबल इन कोर्ट बट आर मीन्ट, ठीक है, टू बी डायरेक्टिव फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसमें एक पढ़ते हैं आपके, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 36। ठीक है, तो आर्टिकल 36 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें याद रखो कि आर्टिकल 36 इसमें देखो इसमें आपके जो भी आपके डीपीएसपी हैं इनकी डिफिनीशन दी हुई। क्या, तो यार एक लोगों की जो भी आपके डीपीएसपी हैं इनकी नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन कि आर्टिकल आपका जो अनुच्छेद 37 है इसमें क्या दिया हुआ है। तो दो अनुच्छेद 37 में आपका दिया हुआ है संसद को अधिकार है कि वह आपके जो भी नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी हैं तो इनमें क्या कर सकते हैं, वो इनमें अमेंडमेंट अगर करने की जरूरत पड़े, मतलब इनमें अगर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़े, अगर संविधान संशोधन करना पड़े तो वो आराम से किया जा सकता है। ये आपका कौन, ये आपका आर्टिकल 37 बोलता है। ठीक है, आर्टिकल 37 बोलता है। ठीक है, तो आप याद रखोगे आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 की मदद से आप संसद, लेकिन तो उसकी भी कौन, पार्लियामेंट। ठीक है, तो संसद, तो संसद का हक है कि आपके जो डीपीएसपी हैं इनमें संशोधन किए जा सकते हैं, इनमें संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आता है आपका आर्टिकल कौन सा, 38 आर्टिकल की। तो इसमें क्या है, इसमें तो आपकी राज्य कर्तव्य है। तो बोला गया कि इसमें तो क्या है, इसमें स्टेट जो कर्तव्य है कि वो लोगों के लिए एक राजनीतिक एवं सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। ठीक है, और राज्य में आय की असमानताओं को बराबर करना। ठीक है, उसमें क्या है कि जो भी आपके राज्य के अंदर लोगों के लिए राजनीतिक, पॉलिटिकल एंड सामाजिक मतलब सोशल प्रोग्राम्स चलाए जाएं और राज्य में जो जिनकी भी इनकम में असमानताएं, डिफरेंसेस हैं उनको बराबर किया जाए। ये आपका कौन बोलता है, आपके आर्टिकल 38 में दिए हुए हैं। ठीक है, आप याद रखोगे मतलब कि आर्टिकल 38। उसके बाद आता है आपका अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में क्या हुआ। ठीक है, तो आप याद रखोगे अनुच्छेद 39 में आपका, ठीक है, इसमें लोगों एक तो दिया हुआ है कि पब्लिक हेल्थ के इस क्षेत्र में काम करना, लोक स्वास्थ्य को मेंटेन रखना, बराबर रखना, सही रखना और समान कार्य के लिए समान वेतन देना। ठीक, क्या हुआ, अगर इक्वल वर्क किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये ठीक है, ये आपके डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं जो कि आपके किसमें, आर्टिकल 39 में। ठीक है, आपके आर्टिकल 39 में दिए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 39 में। बारी आती है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में आपका अनुच्छेद 40 में क्या दिया, तो अनुच्छेद 40 आपका बोलता है कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी आपका प्रत्येक स्टेट होगा उसमें क्या पंचायत होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक राज्य में पंचायती राज का प्रावधान होना चाहिए। ये आपको बोलता है आर्टिकल 40। उसके बाद में इसमें अगला आर्टिकल आता है 41 मतलब अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 बोलता है आपका कि कार्य पाने का अधिकार, सबको कार्य मिलना चाहिए, सबको मतलब काम मिलना चाहिए, ये आपका अधिकार है। ये कौन सा आपका अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। अगला अनुच्छेद 42। तो 42 में याद रखोगे, 42 में है कि कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना भी राज्य कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर किसी से काम लिया जा रहा है या किसी साइट में या किसी जगह पे अगर वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से वहाँ काम कर सकें और मतलब उनका यूज, मतलब बेवजह से उनका यूज नहीं किया जाए और उनके क्षमता के विरुद्ध जाके उनसे काम न कराया जाए। एक प्रॉपर तरीके से उनकी वहाँ पे काम करने की मानवीय दशाएं हों तो वो उपलब्ध कराना भी आपके एक स्टेट का क्या है, ड्यूटी है, स्टेट का कर्तव्य है, स्टेट की ड्यूटी है। तो क्या याद रखोगे, आर्टिकल 42 मतलब कार्य करने के लिए मानवीय दशाएं देना भी राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राइट। आगे तो बढ़ते हैं 43। तो 43 आपका अनुच्छेद 43 क्या बोलता है। अनुच्छेद 43 में, ठीक है,
इसका दो मतलब है कि इसमें बोला गया है कि कार्य के लिए न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना देना भी राज्य का कर्तव्य है। क्या है? न्यूनतम कार्य मतलब कि कार्य के न्यूनतम मजदूरी या मेहनताना के लिए देना भी राज्य का कर्तव्य है। मतलब आप अगर उनसे जितना वर्क ले रहे हो तो उस हिसाब से उनका जो भी उनका वेज मतलब कि वेगेज बनता है, जो भी उनका मतलब मजदूरी बनती है, तो वो उनको मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका बोलता है आर्टिकल 43, आपका आर्टिकल 43 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 44। तो आपका अनुच्छेद 44 में क्या है? अब तो अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है कि देखो ये क्या है कि एक राज्य, ये ड्यूटी है, राज्य का कर्तव्य है कि वह समान नागरिक संहिता स्थापित करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका मतलब क्या है कि समान मजदूरी के लिए मतलब सॉरी कि राज्य कर्तव्य की वह समान नागरिक संहिता। देखो क्वेश्चन आता है कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया हुआ है, वहाँ पे को आएगा 42, 43, 44 या 45। तो आप वहाँ पे टिक मारोगे 44। ठीक है, जो कि आपका आंसर है 44। ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखो अगला इसमें आता है कि आपका अगला आर्टिकल आता है कि 45, अगला आर्टिकल 45। तो याद रखोगे 45 में क्या हुआ है। देखो 45 में आपका बोला है कि जो भी आपके 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, ठीक है, कितने 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य मतलब बिना पैसे की और कंपलसरी उनको एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ये आपके 6 से लेके मतलब कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलना चाहिए। ये आपका बोलते हैं आर्टिकल 45, आर्टिकल 45। अगला देखते हैं आर्टिकल 46 में है कि अनुसूचित जो भी आपकी एससी और एसटी, ठीक है, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास हो, तो उनका एक मतलब कि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी जो भी है वो अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, और उनका जो भी एजुकेशनल मतलब कि एजुकेशनल डेवलपमेंट हो सके, एजुकेशनल विकास हो सके, शैक्षणिक विकास हो सके, इसका ध्यान भी राज्य को रखना होता है। कि जो भी आपकी जो पिछड़ी जातियाँ हैं, अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजातियाँ हो गई, तो उनको भी एक प्रॉपर तरीके से समय दर समय उनका विकास हो सके, पैसे के आर्थिक रूप से भी और एजुकेशन मतलब शिक्षा के रूप में भी। तो ये आपका आर्टिकल 46 में दिया हुआ है। और उसके बाद देखो अगला आर्टिकल आपका आता है 47। तो आर्टिकल 47 या अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद आपका जो 47 है ये बोलता है कि किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर मतलब खाद्य मतलब जो खाने योग्य कोई भी मतलब पदार्थ या मटेरियल है या मतलब पेय पदार्थ, अगर उनमें कोई भी स्टेट देखता है या पाता है कि ये मतलब कि हमारे पीपल्स के लिए हानिकारक हो सकता है, या इनको पीने से या इनको कंज्यूम करने से उसमें लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, तो वो सरकार चाहे या स्टेट चाहे तो मतलब उसमें बैन भी कर सकता है, उसको उनमें बैन भी लगा सकता है। तो ये आपको उनके पास अधिकार होते हैं, ये उनको मिलता है अनुच्छेद 47 से। तो आप याद रखोगे अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद 47 क्या बोलता है कि किसी भी खाद्य एवं पेय पदार्थ पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये आपको हक मिलता है, ये आपका 47 के तहत। अगला आर्टिकल आता है 48। 48 क्या बोलता है देखो। तो अनुच्छेद आपका जो 48 में है इसमें दिया हुआ है कि कृषि एवं पशुपालन का विकास हो सके बराबर। ठीक है, तो जो आपका जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एंड पशुपालन मतलब पशुपालन के क्षेत्र में इनका बराबर तरीके से विकास हो, पशुओं की संख्या भी बेहतरी रहे, और उसके बाद में जिससे डेयरी फार्म्स के बहुत सारे प्रोडक्ट पीपल्स को प्राप्त हो सके और डेयरी प्रोडक्ट भी बनाए जा सके, एंड कृषि मतलब जिससे कि खाद्य और अनाज की भी कोई दिक्कत ना हो। तो ये आपका कृषि के उसमें भी आते हैं, ये आपका आर्टिकल 48 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 48 का ए। वो आर्टिकल 48 का एम क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि पर्यावरण का विकास। क्या दिया हुआ है कि हमको इन्वायरमेंट का विकास भी करना होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट पर्यावरण का विकास। ठीक है, पर्यावरण का विकास। तो अब ये देखो ये इसमें जो ऐड किया गया है, ये आपका जिससे क्वेश्चन आ जाएगा कि मतलब आर्टिकल 48 का संविधान में किस संशोधन या किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था। तो इसमें याद रखोगे ये आपका ऐड किया गया था 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था, संविधान संशोधन हुआ, वो कब हुआ था 1976 में। 1976 में। ठीक है, ये आपका उसमें ऐड किया गया था उसके तहत।
तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था, कि आपको हुआ था 1976 में। तो इसको याद रखोगे कब, 1976। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला आता है कि इसमें 49, आर्टिकल 49 में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 49 आपको बोलता है कि जो भी आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं इनकी रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, किसमें, तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा हो सके। ठीक है, रक्षा की जाए, आपका ये इसमें अनुच्छेद आपका 49 में दिया हुआ है। ठीक है, जो भी आपके राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी सेफ्टी हो सके, उनकी रक्षा हो सके, आपके उसमें दिया हुआ है इसमें आर्टिकल 49 में। और आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 50, इसमें देखो क्या, तो आर्टिकल 50 इसमें तो आर्टिकल 50 बोलता है कि जो भी आपकी जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है इनको अलग अलग रखा जाए। ठीक है, आर्टिकल 49 क्या बोलता है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि कार्यपालिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने वाला अनुच्छेद। ठीक है, कार्यपालिका हो गई आपकी, और उसके बाद न्यायपालिका, आपकी जो न्यायपालिका, इनको अलग अलग रखा जाए। ठीक है, इनको अलग अलग पृथक रखा जाए। जो कार्यपालिका है उसका जो काम करना है वो अलग से हो सके, जो न्यायपालिका आपका जो जुडिशरी सिस्टम है वो अलग से काम करे। ठीक है, ये आपका दिया गया अनुच्छेद 50 में। लास्ट अनुच्छेद आता है आपका अनुच्छेद 51। तो लास्ट अनुच्छेद 51, इसमें क्या दिया है, तो इसमें है कि इसमें आपको आंतरिक एवं बाहरी शांति बनाए रखना है। कौन सी, आंतरिक एवं बाहरी शांति। आंतरिक एवं बाहरी शांति मतलब देश, मतलब कि आपकी स्टेट के अंदर एंड और स्टेट के आउटसाइड, और या कंट्री की अगर बात आ जाए तो देखो, तो मतलब किसी भी, ये पर्टिकुलर किसी भी स्टेट की बात की जा रही है। ठीक, किसी एक स्टेट की बात नहीं। तो वहाँ के जो मतलब कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का, जो मतलब कि आपको जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक प्रकार से कैसा रहे, उसमें पीसफुल तरीके से चले, बहुत ज़्यादा आतंकवाद ना फैले, या बहुत कोई विद्रोह ना हो, कोई मतलब, तो उस तरीके से आपको आंतरिक एवं बाहरी शांति मेंटेन कर रखनी है। ये आपके DPSP हैं, जो कि आपके आर्टिकल आपके 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक में दिए हुए थे। ठीक है, जो कि आपके भाग 4 में आते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें दो क्या दिया हुआ है, तो इसमें आपके 51 के ए, तो इसमें दो आपके जो भी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, क्या है आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, तो पहले इसमें जो आपके जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या बोलते हैं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक, ये देखो लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य। तो पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि मौलिक कर्तव्य आपके किस देश से अडॉप्ट किए गए हैं। क्या याद रखोगे, ये आपके अडॉप्ट किए गए हैं रसिया के। ठीक है, मतलब कि रूस से, रूस के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। तो पहले वो तो क्वेश्चन यही आएगा कि आपको जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक कर्तव्य वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपके लिए गए रसिया से। याद रखो कि रसिया से। अब देखो इनको एक क्वेश्चन और आएगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन आएगा जो इनको जो संविधान में ऐड किया गया है, तो वो कौन सी संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया। ठीक है, तो ये लिख लेना कि एडेड बाई आपका जो 42 नंबर का। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, ठीक है, वो कौन सा, 1976 का, उसके तहत ये आपको ऐड किए गए थे। ठीक है, तो एडेड बाई 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसको याद रखना। और देखो इसमें आपके मौलिक कर्तव्य मतलब कौन कौन से हैं, देखो तो आप इनको मतलब कि क्वेश्चन में कभी आएंगे नहीं पेपर में, बट अगर आपको याद होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला तो इसमें ये होता है कि पहला कि संविधान का पालन करें। ठीक है, संविधान का पालन करें एवं उसके आदर्शों एवं संस्थान, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो ये होता है इसमें। लेकिन एक क्वेश्चन ये इसमें और आ जाता है कि आपका जो फ्लैग होता है, ठीक है, आपका जो तिरंगा है, ठीक है, तो तिरंगा जो आपका है, तो इसमें जो 3 रंग हैं, ठीक है, तो ये इसमें आता है कि ये इनको किस रेशियो में बनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपका, तो ये होता है 3:2। ठीक है, मतलब 3 इनकी इसकी लेंथ हो गई एंड 2 इसकी मतलब ब्रेथ हो गई, मतलब चौड़ाई, और ये होगी ऊपर की लेंथ। ठीक है, ये हो गई, ये होनी चाहिए 3, ये होनी ये 2। ठीक है, तो दैट इज 3:2, दैट इज 3:2। तो इसे आप याद रखना है। ठीक है, दो और एक इसमें जाता है, जो ऊपर जो होता है आपका जो मतलब कि सैफरॉन कलर होता है, ठीक, केसरी कलर होता है, तो इसका मतलब क्या है, देखो तो इसका मतलब होता है आपका बलिदान, इसका मतलब होता है बलिदान। एंड सेकंड वन आपका जो वाइट होता है, तो इससे दो शांति, तो इसका मतलब होता है, ये आपका प्रतीक होता है शांति का। एंड लास्ट आपका कि ग्रीन मीन्स आपका होता है कि समृद्धि, मतलब प्रॉस्पेरिटी, मतलब प्रोग्रेस किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्रेस का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये देखो इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो अक्सर क्वेश्चन दिख जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये पढ़ना जरूरी है। बाकी और देखो जैसे इसमें एक दूसरा इसमें आपका जो मौलिक कर्तव्य वो है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए
करने वाले महान आदर्शों का हमेशा आदर करना चाहिए। उसके बाद में आपका तीसरा है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। आपका चौथा इसी में आता है कि देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर देश के लिए सेवा के लिए तैयार रहें। ठीक है, उसके लास्ट और सॉरी आपका पाँचवा इसी में है कि भारत के लोगों में समरसता एवं समान बंधुता की भावनाओं का निर्माण करें। ठीक है, एंड 6 नंबर आपका आता है कि हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण मतलब कि प्रिजर्व करें उसको। और एंड 7 नंबर आपका कि प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्रकृति पर्यावरण जिसके मतलब के अंतर्गत आपके झील आते हैं, वन आते हैं, नदी आती है। ठीक है, और अन्य वन्य जीव हैं की रक्षा करें एवं उनका संवर्धन करें। एंड आपका लास्ट नहीं, और इसमें आपका जो 8वां है वो है कि मानववाद मतलब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। एंड आपका 9th है कि हिंसा से दूर रहें एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, मतलब जो भी आपकी सार्वजनिक संपत्तियाँ हैं उनकी सेफ्टी करें, रक्षा करें। एंड आपका 10वां है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और बढ़ने का सतत प्रयास करें, और जिससे क्या हो कि राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छूता रहे। ठीक है, कि प्रत्येक माता पिता एवं संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, प्रदान करना चाहिए। तो डैड ड्यूटी देखो ये, लेकिन जो ये जो डैड ड्यूटी ये जो आपका कर्तव्य ऐड किया गया था, ये आपका ऐड किया गया था, ये इसको याद रखना कि 46वां संविधान संशोधन 2000 जो कि आपको हुआ था कब 2002 में, तो इसके तहत आपका ऐड किया गया था, तो याद रखना। तो प्रत्येक माता पिता के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त मतलब कराना ही कराना है। ठीक है, तो ये आपका ये पूछेगा कि मतलब कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, आपका 86 नंबर संविधान संशोधन के तहत 2002 में ऐड किया गया था। ठीक है, आप इसे याद रखोगे। ठीक है, तो ये थे आपके भाग 4 का ए, जिसमें आपको दिए हुए थे आपके मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाग आपका 5 इसमें दिया हुआ है कि भाग 5 में आपके दिए हैं क्या, संघ मतलब यूनियन। संघ यूनियन देखो, तो इसके अंतर्गत आपके कितने अनुच्छेद आते हैं, आपके 52 से लेके 151 तक। ठीक है, तो ये मतलब काफ़ी इसमें है, 52 से लेके 51 तक। तो इसके तहत क्या होता है, मतलब कि आप प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे, काउंसिलर मिनिस्टर पढ़ेंगे, ठीक है, एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आपकी संसद है, ठीक है, उससे आप पढ़ने वाले हैं। तो ये सब संघ के अंतर्गत आते हैं। देखो, तो संघ के दो संघ क्या यूनियन क्या होता है आपका, याद रखोगे। यूनियन आपकी इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है आपका, याद रखोगे, मतलब कि कार्यपालिका। क्या कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मतलब एग्जीक्यूटिव। इसमें क्या है, इसमें आपके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 78 तक आते हैं, जिसके तहत आप पढ़ते हो। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति ये मतलब कि कितने से लेके कितने तक है, तो याद रखो कि 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक आप राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में आपका आता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप पढ़ते हैं आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल मतलब कि 71 तक। एंड उसके इसी में आपके आ जाएंगे मतलब कि आपको जो प्रधानमंत्री PM। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप ये प्रधानमंत्री के बारे में देखो, इसमें पढ़ेंगे 74 से लेके 75 तक, 74 से लेके 75 तक। के बाद में आपको हो गई इसी में मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, जिनके बारे में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 76 में पढ़ेंगे। तो ये आपके मतलब एक प्रकार से आते हैं आपके कार्यपालिका के अंतर्गत। ठीक है, कार्यपालिका के अंतर्गत। एंड सेकेंड वन में आता है आपकी विधायिका। सेकेंड वन क्या आती है आपकी विधायिका, मतलब लेजिस्लेचर, और ये लेजिस्लेचर जो कि आपकी होती है विधायिका मतलब लेजिस्लेचर। ठीक है, जिसमें आप आर्टिकल 74 से लेके आर्टिकल 123 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो जिसके तहत आपका आता है मतलब संसद, पार्लियामेंट हो गया,
संसद मतलब पार्लियामेंट। इसमें क्या है, आप पढ़ोगे इसको आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में पढ़ोगे, ठीक है। और देखो इसी में देखो संसद, और इसमें तो संसद के पार्ट होते हैं आपका, क्या आपके संसद के पार्ट होते हैं कौन से, आपके इसमें पार्ट होते हैं आपके राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के पार्ट होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो उसके बाद में इसमें एक आता है आपका लोकसभा, क्या इसमें हो गया आपका लोकसभा हो गया, ठीक है। लोकसभा जो कि आप पढ़ोगे आर्टिकल 81 में, आर्टिकल 81 में। एंड राज्यसभा जो कि आप पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 80 में, ठीक है, आर्टिकल 80 में। दो जो आपकी जो राज्यसभा होती है वो आपका अपर हाउस होता है, एंड जो आपका लोकसभा होता है वो आपका लोअर हाउस होता है, ठीक है। लोकसभा क्या होता है आपका लोअर हाउस होता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इसी पार्ट है वो होता है आपका जुडिशरी, जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायपालिका, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, न्यायपालिका, न्यायपालिका। दो तो इसमें आप पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक। तो आपकी जो न्यायपालिका आता है वो आपका आता है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 146 के बीच में, ठीक है। जिसके तहत आप क्या पढ़ते हो, आप सर्वोच्च न्यायालय मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। जो कि आपका आर्टिकल 124 में दिया हुआ है, आर्टिकल 124 में। और उसके बाद में आपका CAG के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। CAG के बारे में पढ़ते हो। CAG क्या बोलते हैं, कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि आप पढ़ते हो मतलब कि 148 में, 148 में, ठीक है। तो ये हो गए आपके संघ के मतलब यूनियन के पार्ट। कौन कौन से हो गए आपके, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। ये आपके पार्ट होते हैं आपके संघ के मतलब आपके यूनियन के, ठीक है, जो कि आप पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो आप देखो इनको देखते हैं आगे, इनको एक एक करके अलग अलग करके पढ़ते हैं अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसमें जो पहला आता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप पहला पढ़ते हैं किसके बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, लिख लेंगे यहाँ पे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब आपका प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि आपका आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 62, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 62। अब देखो इसमें पढ़ेंगे कि आपका जो 52 है, ठीक है, पहला जो आपका अनुच्छेद है 52, तो इसके तहत क्या आता है, तो 52 के तहत आता है कि इसमें राष्ट्रपति के पद मतलब ये संविधान मतलब कि आपके जो कानून में या सिस्टम में आपको जो राष्ट्रपति पद होगा या नहीं होगा, पोस्ट मतलब होगी या नहीं होगी, तो इसमें लिखोगे पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है आर्टिकल 52 में, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 52 में, ठीक है, अनुच्छेद 52 में। देखो लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि जो आपका जो पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट है या मतलब होगा या नहीं होगा, तो ये आपका किस देश के संविधान से अडोप्ट किया गया या कहाँ से लिया गया। तो आप इसे याद रखोगे, इसमें क्वेश्चन आता है आप याद रखोगे यूएसए, ठीक है, ये वहाँ से लिया गया है, ठीक है। पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति पद होगा, ये लिया गया आपका यूएसए से। एंड आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें आपका 53 क्या बोलता है कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियाँ मतलब जो भी आपका जो यूनियन होगा तो उसके जो सभी पावर होंगे, सभी शक्तियाँ होंगी, तो संघ की कार्यपालिका मतलब जो आपकी एग्जीक्यूटिव की, अभी तो मैंने जो एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था, ठीक है, तो जिसके तहत उसकी जो सभी शक्तियाँ होंगी तो वो क्या हो मतलब आपके राष्ट्रपति में निहित होंगी, मतलब राष्ट्रपति के पास ही होंगी, ठीक है। आपका बोलता है आर्टिकल 53। अब देखो उसी में आप पढ़ दो, ठीक है, आर्टिकल 54। आर्टिकल 54 क्या होता है, तो आर्टिकल 54 याद रखोगे, आर्टिकल 52 इसमें आता है आपका राष्ट्रपति निर्वाचन के मतलब कि राष्ट्रपति का चुनाव। देखो अब देखो इसमें पावर किसके हाथ में वो बता दिया, ठीक है, पद होगा, ये आपका 52 में है, ठीक है। तो 54 आप क्या है, 54 में इसमें है कि चुनाव, ठीक है, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन, ठीक है, चुनाव मतलब सॉरी निर्वाचन, ठीक, वही है इलेक्ट मतलब कि कैसे इलेक्ट किए जाएंगे या कैसे अपॉइंट किए जाएंगे वो। तो इनका जो होता है कि ये जो इसमें निर्वाचन से ये एक क्वेश्चन आता है कि जो प्रथम निर्वाचन हुआ था, जो फर्स्ट टाइम निर्वाचन हुआ था वो कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1952 में, याद रखोगे 1952 में। एंड देखो इनकी जो मतलब प्रक्रिया है, ठीक है, देखो तो ये अब विधि आगे पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन ये अब याद रखोगे। अब देखो ये जो निर्वाचन होगा ये कहाँ से लेगा, ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये आपका लेगा यूएसए से, याद रखोगे ये भी आपको लेगा यूएसए से। एंड आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 55 मतलब कि आर्टिकल 55 क्या बोलता है आपका, तो आर्टिकल 55 बोलता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि बताता है, क्या बताता है, निर्वाचन की विधि, तो कौन सी विधि यूज की जाएगी, ठीक है।
अब देखो ये जो निर्वाचन की विधि ये कहाँ से ली गई, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखोगे, ये लिया गया आपका आयरलैंड, इससे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से आप याद रखोगे। तो ये जो विधि कैसी होती है, तो ये आप याद रखोगे, ये जो विधि होती है ना वो होती है सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ये मैं लिख देता हूँ, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, मतदान प्रणाली, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोट सिस्टम, ठीक है। ये आपकी विधि होती है प्रधान मतलब कि इसमें उनको प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के मतलब कि निर्वाचन की विधि होती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस विधि से होता है, याद रखोगे एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के माध्यम से होता है। और इसमें एक चीज़ याद है कि इसमें क्वेश्चन आता है ये जो विधि है या जो प्रणाली है वो किस देश के संविधान से ली गई है, तो आप याद रखोगे ये आपको ली गई है आयरलैंड से। कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। एंड देखो आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 56, आर्टिकल 56 क्या बोलता है आपका। और देखो इसी में एक आता है कि जो राष्ट्रपति की जो अनुमोदन फीस होती है, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति की जो अनुमोदन फीस होती है वो कितनी होती है, ठीक है। तो अनुमोदन जो फीस होती है यहाँ पे लिख लोगे, अनुमोदन फीस आपकी होती है, इसमें लिख लोगे कि 15,000 रुपये, कितनी, 15,000 रुपये होती है अनुमोदन फीस। अब देखो आगे बढ़ेगी, इसमें लिखा है आर्टिकल, जिससे अगला आर्टिकल आता है 56 के हमें क्या बताता है, देखो तो 56 हमें बताता है कि कार्यकाल, क्या बताता है, कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो कितने साल का होगा, मतलब कितना लंबा होगा कार्यकाल। तो इससे आप याद रखोगे कि मतलब क्या होता है कि शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष, मतलब जिस दिन से आप ओथ ले रहे हैं, ठीक है, जिस दिन से आप ओथ ले रहे हैं उस दिन से कितना, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक है। ये आपको होता है कार्यकाल, इसका राष्ट्रपति जी का होता है कार्यकाल। एंड तो अगर इन सपोज कभी मतलब अगर ये त्याग पत्र देना चाहें, ठीक है, राष्ट्रपति जी अगर त्याग पत्र ना दे रहे हैं कि अपने रेजिग्नेशन लेटर अगर दे रहे हैं या त्याग पत्र दे रहे हैं अपने पद से, तो किसे देंगे, तो ये आपको देंगे किसे, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट मतलब वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति को, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। ये आपका जो त्याग पत्र होगा वो किसे दे सकते हैं, वो जो मतलब कि उपराष्ट्रपति जी होंगे उनको देंगे, ठीक है। तो और देखो यहाँ आगे 56 तक हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो उसके बाद में आपका आता है अगला आर्टिकल 57। तो 57 क्या बोलता है, 57 बोलता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का प्रावधान, ठीक है। कि आपका अगर किसी कारणवश मतलब कि टेन्योर से पहले जो भी आपका मतलब टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, अगर टेन्योर के पहले भी कोई चीज़ मतलब घटित हो जाती है या मतलब प्रधानमंत्री जी का सॉरी मतलब राष्ट्रपति जी का अगर पद मतलब खाली हो गया, तो उसे फिर से उसमें मतलब कि दोबारा से निर्वाचन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो जो पुनर्निर्वाचन जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पुनर्निर्वाचन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका इसी में दिया हुआ है 57 नंबर पे, किसमें, 57 नंबर। तो पुनर्निर्वाचन का प्रावधान ये किसमें दिया हुआ है, आर्टिकल 57, मतलब आर्टिकल 57 में। अगला आर्टिकल 58, तो 58 क्या बोलता है, तो 58 इसमें आपकी दी गई जो भी मतलब कि एलिजिबिलिटीज होती हैं, जो भी आपकी योग्यताएं होती हैं, क्या योग्यताएं लिखोगे, योग्यताएं। तो योग्यताएं में क्या क्या होना चाहिए, ये पहली बात तो देखो भारत का नागरिक हो, ठीक है। फिर उसकी दूसरा नंबर 35 वर्ष की मतलब कि आयु पूर्ण हो, और ये तीसरा आपका कोई भी लाभ के पद पर इस समय प्रेजेंट टाइम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साक्षर पढ़े लिखे होने चाहिए। एंड उसके बाद में आपका पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है, मतलब कि पागल ना हो या दिवालिया ना हो कि बिल्कुल बैंकरप्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद में लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ठीक है। लोकसभा मतलब अगर लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को ही क्या बनाया जा सकता है, मतलब ऐसे व्यक्ति को ही आप राष्ट्रपति के लिए पद के लिए वो मतलब एलिजिबल होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या कौन कौन सी योग्यताएं, पहला मैंने बताया कि वो पहले भारतीय हो, भारत के नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु प्राप्त हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और आपके क्या हो, पढ़े लिखे हो, ठीक है, पागल दिवालिया ना हो। एंड लास्ट वन, लोकसभा का सदस्य, ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता मतलब अर्हता रखते हो। तो ऐसे व्यक्ति को ही आपको मतलब ऐसे व्यक्ति ही योग्य होते हैं किसके लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए। तो जो कि आपका किसमें योग्यताएं दी हुई हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं किस संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई हैं,
तो आपका संविधान 58 में, कौन सा 58 में, ठीक है, अब याद याद रखोगे 58 में। आर्टिकल आता है आपका, तो याद रखोगे अगला आर्टिकल आपका 59, ठीक है। तो 59, तो 59 आपका क्या बोलता है कि जो भी देखो इनका जो मतलब कार्यालय होगा, क्या होगा कार्यालय, तो उनकी शर्तें कैसी होनी चाहिए, तो कार्यालय की शर्तें, ठीक है, याद रखोगे राष्ट्रपति की कार्यालय की शर्तें, तो ये दो, तो इनकी जो शर्तें होती है राष्ट्रपति कार्यालय की, तो कैसा देखो, तो पहले तो देखो राष्ट्रीय राजधानी या सर्वोच्च न्यायालय के समीप हो, जो भी आपकी जैसे कि जो भी आपकी नेशनल कैपिटल होगी, ठीक है, जो भी आपकी नेशनल कैपिटल, जैसे कि अभी क्या है आपकी न्यू दिल्ली, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कि मतलब कि राजधानी में हो। दूसरा तो आपका जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के समीप हो, तो उनके पास हो, तो कार्यालय स्थापित करने या कार्यालय होने की राष्ट्रपति जी की पहला शर्त तो यही हो गई। सेकंड वन, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो संसद के किसी भी मतलब कि प्रेजेंट टाइम में मतलब आर्ता रखते हो बट किसी का सदस्य हो ना प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो ये तो हो गया। उसके बाद में इसके वेतन एवं भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जाएगी, ठीक, कुछ भी हो मतलब कि इनके वेतन एवं भत्ते में कमी नहीं की जाएगी, जो भी इनका मतलब सैलरी होगी या इनके जो भत्ते होंगे उनमें कमी नहीं की जा सकती है। एंड फोर्थ वन, यदि मतलब कि और यात्री भत्ता और सरकारी आवास, ठीक है, ये सरकारी आवास इनको पता है, यात्री मतलब कि यात्री भत्ता इनको मिलेगा, एंड आपको इनका जो सरकारी आवास होगा, ठीक है, तो रहने का जो घर मिलेगा, ठीक है, तो वो आपको इनको मिलेगा, ये सरकारी आवास होगा। तो जो रहने के लिए क्या होता है कि आवास एक प्रकार से उनको बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, क्या बोलते हैं उसे उसे बोलते हैं राष्ट्रपति भवन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन, तो उसमें ही रहते हैं, ठीक है। और जैसे कि पहले क्या बोलते थे, पहले इसी बोलते थे वायसराय भवन, क्या बोलते थे, वायसराय भवन, ठीक है। तो अगर एक क्वेश्चन आता है इसमें कि राष्ट्रपति भवन में रहने वाला प्रथम वायसराय कौन था, जैसे अभी मैंने बोल दिया वायसराय भवन, तो आएगा दिमाग में कि पहला वायसराय कौन था, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति भवन में पहले रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे, तो याद रखोगे पहले जो वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड इरविन, कौन थे, मतलब कि लॉर्ड इरविन, जो कि रहे थे कब से 1926 से लेकर के 1931 तक, 1931 तक, ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखोगे, ठीक है। अगला आर्टिकल आता है आपका 60, अगला आर्टिकल आता है 60, तो 60 क्या बोलता है देखो, तो इसमें आता है राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ, ओथ, तो देखो तो इसमें ओथ के बारे में दिया गया, क्या ओथ मतलब शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाता कौन है, ठीक है, मतलब कि किनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो ये जो आपके जो होता है भारत मतलब कि जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है, मतलब कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और देखो इसमें अगला आता है इसमें 61 क्या होता है कि उसमें इसे तो राष्ट्रपति का महाभियोग, क्या होता है, राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग, ठीक है, इसमें आता है राष्ट्रपति का महाभियोग, इम्पीचमेंट। एंड 62 क्या बोलता है, 62 बोलता है राष्ट्रपति का रिक्त पद पुनः 6 महीने के भीतर भर जाना चाहिए, राष्ट्रपति के जो पद है, ठीक है, राष्ट्रपति के जो पद है पुनः 6 महीनों में भर जाना, 6 महीनों में भर जाना चाहिए, ठीक है, 6 महीनों में भर जाना चाहिए, ये आपका आता है मतलब 6 महीनों में भर जाना चाहिए, ठीक है, राष्ट्रपति का पद 6 महीनों में भर जाना। अगर जैसे किसी प्रॉब्लम्स की वजह से या त्याग कर देने की वजह से या किसी और कारण की वजह से अगर राष्ट्रपति जी का पद अगर खाली है तो उससे जितना जल्दी हो सके उसे मतलब कि फिल हो जाना चाहिए, जो कि आपका मैक्सिमम टाइम कितना है कि 6 मंथ। तो होती ये था आपका ओवरऑल मतलब कि आपका राष्ट्रपति जी के बारे में, जो कि आपने पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं कि अब राष्ट्रपति जी की शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है, जो भी आपका राष्ट्रपति बनेगा उनकी शक्तियाँ क्या होती है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो उन्हें आप पढ़ते हैं एक करके। देखो तो यहाँ पे लिखोगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो पहले इसमें आता है कि जो इनको जो और मतलब आएंगी पहली प्रशासनिक शक्तियाँ कितनी होती हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स कितनी होती हैं, कौन से प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ कितनी होती हैं, ठीक है। तो जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स होती हैं तो इसमें तो आप पहले याद रखोगे कि जो संघ की जो कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चला जाता है, जो भी मतलब यूनियन का जो भी मतलब कि प्रशासन होता है, जो कार्य चलता है, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है, तो वो आपके किसके नाम से, आपके राष्ट्रपति जी के नाम से, ठीक है, राष्ट्रपति जी के नाम से चलता है, ठीक है। उसके बाद में भारत के जो राष्ट्रपति निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, तो जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, सेकंड वन क्या, जो भी आपके राष्ट्रपति हैं, जो भी जितने भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, निम्न ऑफिसर्स हैं मतलब, तो उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपके प्रेसिडेंट करते हैं। जैसे कि तो
मतलब कि जैसे कि कौन कौन से जो जैसे आपको हो गए प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक है, आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन हो गए, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गए, जज आप सुप्रीम कोर्ट हो गए, हाई कोर्ट हो गए, या अटॉर्नी जनरल, ठीक, महान्यायवादी इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल जिसे महाधिवक्ता बोलते हैं, सीएजी मतलब नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष एवं उसके सदस्य हो गए, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गए, केंद्रीय सचिव हो गए, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष हो गए, अनुसूचित जाति मतलब SC/ST आयोग के अध्यक्ष हो गए, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष हो गए, भारतीय राजदूत, ठीक है, उनको चुनते हैं, ठीक है, और उसके बाद में भारत के जब भी सैन्य बलों के अध्यक्ष या प्रमुख होते हैं वो सब मतलब किसके द्वारा चुने जाते हैं, वो आपके जितने भी ये पदाधिकारी होते हैं ये सब चुने जाते हैं किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, आप याद रखोगे भारत के राष्ट्रपति, तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ये आपके आते हैं किसमें, आपके काला प्रश्न। तो मैंने क्या क्या बताया, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन, गवर्नर ऑफ स्टेट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ठीक है, उनके जज जो भी जज होंगे उनके, ठीक है, उसके बाद में आपके अटॉर्नी जनरल्स, सोलिसिटर जनरल्स, ठीक है, सीएजी नियंत्रण एवं मालिका परीक्षक, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्य, एंड आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, केंद्रीय सचिव, राजभाषा आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, भारतीय राजदूत, एंड लास्ट वन इज भारत के सैन्य बलों के अध्यक्ष या उनके प्रमुख जो भी होते हैं ये सब किसके, राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक, राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने जाते हैं। तो इनको आप याद रखोगे, ये होती हैं कि कौन कौन सी, ये होती हैं आपकी प्रशासनिक शक्तियाँ। एंड सेकेंड वन इज याद रखोगे कि विधायिक शक्ति, कौन सी, सेकेंड वन विधायिक शक्ति, विधायक शक्ति मतलब लेजिस्लेटिव पावर, तो लेजिस्लेटिव पावर कितनी होती है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप याद रखोगे इसमें आता है आर्टिकल 79, कौन सा, पहला आर्टिकल 79, इसमें क्या है कि भारत की संसद राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी है, ठीक है, तो इसमें पहला ही क्या बोला, तो विधायक मतलब विधायक अगर लेजिस्लेचर के बारे में आ गया, आपका जो संसद है रखोगे, संसद आज की संसद किसके द्वारा मतलब कि आपका राष्ट्रपति एंड मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, तो इन तीनों से मिलकर के भारत की संसद मतलब पार्लियामेंट बनी हुई है, ठीक है, तो ये मतलब ये आपका आता है किसमें, 79 में, आर्टिकल 79 बोलता है, ठीक है, और तो इसमें अगर आर्टिकल याद रखोगे आर्टिकल 85 क्या है, तो आर्टिकल 85 बोलता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को सत्र मतलब सेशन के लिए बुला सकते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या होते हैं, जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि संसद के दोनों सदनों को, ठीक है, मतलब कि दोनों सदन संसद के बोथ सेशंस, ठीक है, बोथ सेशंस मतलब इनको एक साथ बुला सकते हैं, ये पावर होती है किसके पास, ये होती है आर्टिकल 85 मतलब की पावर होती है आपकी प्रेसिडेंट के पास में, ठीक है। और देखो अब देखो और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि दो सत्रों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम्स में कि दो सत्रों के बीच में का समय कितना होना चाहिए, ठीक है, तो देखो दो सत्रों अगर जो दो सेशंस होते हैं, ठीक है आपके, तो इन दो सेशनों के बीच में मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, दो मैक्सिमम टाइम मतलब 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 6 मंथ मैक्स है, 6 मंथ कितना मैक्स टाइम है, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अब देखो एक साल और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, अब याद रखोगे जैसे कि एक साल में क्या 3 सत्र बुलाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक साल में 3 सत्र, जिसमें कि होता है कौन सा आपका होता है बजट सत्र, ठीक है, मानसून सत्र एंड विंटर सेशन वाला शीतकालीन सत्र, ये आपके 3 होते हैं। अब देखो कौन कौन से बोला मैंने, बजट सत्र, मानसून एंड लास्ट में ये विंटर सेशन, ठीक है, विंटर, तो ये आपके जो सेशंस होते हैं ना, ये आपके सेशंस होते हैं, तो इनके ही बीच में इनको जो बुलाए जाने की तो ये मतलब कि 6 महीने के अंदर ही मतलब कि हो जाना चाहिए, ठीक है, दो सेशंस का गैप केवल 6 महीने 6 मंथ हो सकता है, इससे ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि सेशन या सत्र इसको हिंदी बोलते हैं, सत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हो गए आपके बजट सत्र हो गया, ठीक है, मानसून सत्र हो गया, आपका विंटर सत्र हो गया, ठीक है, ये हो गया विंटर सत्र मतलब शीतकालीन सत्र, ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने का टाइम बिल्कुल, 6 महीने से ज़्यादा का टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और देखो इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास, ठीक है, इसी जो मतलब कि आपको जो आर्टिकल 85 है, इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी के पास संसद को भंग करने की भी शक्ति होती है, ठीक है, तो मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहें, ठीक है, तो संसद को भंग कर सकते हैं, तो इसको संसद को भंग कर सकते हैं और केवल लोकसभा भंग मतलब कि केवल लोकसभा को, ठीक है, केवल लोकसभा भंग होने से,
वो चीज़ होता है। एक आता है आपका आर्टी 86, वो तो 86 मतलब कि अनुच्छेद 86 मतलब अनुच्छेद 86। इसमें क्या है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, तो जो भी आपकी जो संसद में मतलब कि संसद मतलब पार्लियामेंट में राष्ट्रपति की स्पीच, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि आर्टिकल 6 में तो पहले क्या होता है कि जो मतलब कि अभिभाषण मतलब स्पीच होती है, तो ये किसमें मतलब पहला तो किसमें आपका बजट सेशन होता है, तो उसमें बोल सकते हैं जा करके, ठीक है। या कोई नई सरकार का प्रथम सत्र हुआ तो उसमें आ सकते हैं, या अगर मतलब कि संयुक्त मतलब सेशन है, मतलब जॉइंट सेशन है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन में भी अपनी स्पीच दे सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये लेकिन इन सब के बारे में आपका आर्टिकल 86 में मिलेगा, आर्टिकल 86 के बारे में, ठीक है। और देखो इसी में एक आपका आता है अगला कि जो इनके पास मतलब कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति होती है वो आपका आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 108 में, याद रखना। जो जॉइंट सेशन जॉइंट सेशन जो बुलाने की जो पावर होती है, ठीक, जॉइंट सेशन बुलाने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास में, वो तो आपका आर्टिकल 108 से आती है। किसमें? आर्टिकल 108 से आती है, ठीक है। और उसके बाद अगला देखते हैं 87। 87 क्या है? 87 हो जाए कि राष्ट्रपति के संसद विशेष अभिभाषण, ठीक है। तो जो भी आपकी जो अगर स्पेशल स्पीच कोई है, ठीक है, स्पेशल स्पीच है राष्ट्रपति जी की, ठीक है, राष्ट्रपति की, तो वो किस में वो आपका आता है आर्टिकल 87 में। किसमें? आर्टिकल 87 में। जिससे आप याद रखोगे आर्टिकल 87 में क्या होती है? राष्ट्रपति जी की स्पेशल स्पीच। क्या स्पेशल स्पीच है? तो अब देखो इसमें एक पॉइंट याद रखो कि जो राष्ट्रपति होते हैं तो धन विधेयक को छोड़कर किसी भी विधेयक को पुनः मतलब कि पुनः अवलोकन के लिए संसद को लड़ा सकते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ एक बार, ठीक है, वो भी सिर्फ एक बार। मतलब कि किसको अगर मनी बिल है तो उसे मतलब कि नहीं वापस कर सकते हैं, बट उसे छोड़ करके जो भी उसके मतलब कि बिल्स आएंगे तो उन्हें मतलब कि संसद को वापस कर सकते हैं पुनः, मतलब कि जांचने के लिए दोबारा, मतलब कि एक बार परखने के लिए, वो भी सिर्फ एक बार, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ लेते हैं कुछ वीटो पावर्स के बारे में। किसको? मतलब कि जो भी आपके प्रेसिडेंट की कोई वीटो पावर्स होती हैं। दो तो वीटो पावर्स के बारे में पढ़ रहे थे। दो तो वीटो पावर दो तो वीटो पावर दो तो वीटो पावर क्या है कि इनके पास दो वीटो पावर होती हैं, मतलब कि तीन वीटो पावर होती हैं। जैसे कि पहला आपके एब्सोल्यूट वीटो। क्या होता है? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अत्यांतिक वीटो। अत्यांतिक वीटो तो ये क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरू होने से मना कर दें, ठीक है, तो ये क्या होता है इसके मतलब कि जब राष्ट्रपति किसी कानून बनाने की प्रक्रिया को शुरू होने से मना कर दें तो ये हम उस समय मतलब कि कौन सी पावर यूज होती है, तो उस समय आपकी एब्सोल्यूट पावर यूज होती है। एंड सेकेंड वन इज जिसे बोलते हैं सस्पेंसरी वीटो। सस्पेंसरी वीटो सस्पेंसरी वीटो, ठीक है, मतलब कि निलंबनकारी वीटो। दो निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि अगर विधेयक को वापस लौटाना हो, ठीक है, मतलब विधेयक को वापस लौटाना हो, मतलब कि केवल मनी बिल को छोड़ करके अगर किसी विधेयक को वापस लौटाना है तो वहाँ पे मतलब कि कौन सी पावर यूज होती है, तो वहाँ पे आपकी सस्पेंसरी मतलब कि निलंबनकारी वीटो मतलब कि यूज होता है वहाँ पे। निलंबनकारी क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए मतलब रोक देना या मतलब कि थोड़ा पुश कर देना नीचे को, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए, उससे बोलते हैं सस्पेंसरी वीटो या निलंबनकारी वीटो। एंड थर्ड वन इज क्या होगी कि इसमें ये होती है पॉकेट वीटो। इसे क्या बोलते हैं? पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो इसे बोलते हैं हिंदी में जेबी वीटो। तो इसमें क्या होता है कि जब भी विधेयक पर साइन ना करना, ठीक है, अगर हमें विधेयक पर साइन नहीं करना है तो वहाँ पे कौन सा यूज कर सकते हैं? वहाँ पे हम अपनी पॉकेट वीटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विधेयक पर साइन ना करना मतलब नो साइन के लिए क्या यूज हो जाएगा आपके वहाँ पे पॉकेट वीटो, ठीक है। क्योंकि इसमें भी मतलब कि केवल मनी बिल को छोड़ करके मनी बिल पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मनी बिल के अलावा कोई है तो उसमें आप इस वीटो पावर का आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसे बोलते हैं तो ये देखो ये आपके तीन वीटो पावर्स हैं किसकी? आपकी प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो वो ये इन पावरों का यूज करते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तो उनके ये वो होता है आपकी ये तीन पावर होती हैं आपके राष्ट्रपति जी के पास में, ठीक है। आप इनको याद रखोगे। तो उसमें एक आगे बढ़ेंगे
इसमें देखो एक है कि आर्टिकल 123, इसका मतलब क्या होता है, आर्टिकल 123 देखो, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्र ये दो, अगर जिससे मतलब कि अध्यादेश जारी करना है, ठीक है, राष्ट्रपति जी को अध्यादेश जारी करना है, तो उनके पास ये मतलब कि क्या होता है, उनके पास पावर होती है। पावर मतलब वह अधिकार है, ठीक है, ये उनको अधिकार मिला है आर्टिकल 123 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 123। अब देखो अध्यादेश की इसकी मतलब कि एक ये होता है कि कितने समय के लिए, मतलब ये कहते हैं वैलिड कितने समय के लिए होती है, इसकी वैधता क्या होती है, ये आपकी होती है 6 मंथ, आपकी होती है 6 मंथ। आयो एंड किसी कारणवश मतलब कि कुछ सिचुएशन बेटर नहीं है, या मतलब हमको अध्यादेश बढ़ाना है, तो कितना बढ़ सकता है, तो ये आपका 1 महीने और बढ़ा सकते हैं उसको, या मतलब 1.5 महीने, तो 7 and 7.5 मतलब 7 से 7.5, मतलब कि 7.5 मंथ्स के लिए आप इसको और इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बस इतना इतना मैक्स है, 1 या 1.5 महीने और बढ़ जाएगा, बस इसके अलावा नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। तो इससे आप याद रखोगे, ठीक है। ये आपकी थी वीटो पावर्स या आपकी प्रेसिडेंट की। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो अभी आपने पढ़ लिया, देखो तो अब आगे इसमें आती हैं आपके जो भी मिलिट्री पावर्स, तो जो सैन्य शक्तियाँ क्या होती हैं, तो आगे भी देखते हैं। वो भी यहाँ पे लिखोगे, मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री पावर्स, जो आपकी जो सैन्य शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, सैन्य शक्तियाँ होती हैं, तो ये कितनी होती हैं, ठीक है, सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि पहला कि भारत के सभी सैन्य बलों का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो पहला जो जो भी अध्यक्ष होता है वो आपका होते हैं कौन, आपको होते प्रेसिडेंट, ठीक है। जितने भी सैन्य बल्स हैं आपके, ठीक है, एयरफोर्स हो गया आपका, ठीक है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, तो इन सबके जो मतलब, या और भी मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गए, तो इन सबके जो सुप्रीम पावर मतलब सुप्रीम प्रेसिडेंट होते हैं, या सुप्रीम जो भी मतलब इनको सॉरी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, तो वो कौन होता है, ठीक है। तो आपके अध्यक्ष जो होते हैं, अध्यक्ष पद पर बैठे होते हैं, तो वो मतलब उनका मेन कमांडर होते हैं कौन, आपके राष्ट्रपति जी। वो जब तक साइन नहीं करेंगे, जब तक आर्डर नहीं देंगे, तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, नथिंग। तो ये होता है कि पावर होती है आपकी किसकी, प्रेसिडेंट की। एंड सेकेंड वन, तो सेकंड में याद रखो कि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना मतलब कि कोई सैन्य बल कार्रवाई नहीं कर सकता है, अगर राष्ट्रपति ने अगर अनुमति नहीं दी है, ठीक, परमिशन अगर नहीं मिली, ठीक है, तो आप मतलब तो फिर कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या मेन स्ट्रीम फोर्सेस हो, मतलब तो वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वहाँ पे क्या होता है, तो यही आपका पावर्स है प्रेसिडेंट की, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद में आपके आती है जुडिशरी पावर्स, मतलब न्यायिक पावर, कौन सी, जुडिशरी, जुडिशरी पावर्स मतलब न्यायिक पावर, पावर मतलब न्यायिक, न्यायिक पावर। तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों को नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो पहले से ही होता है कि जो जितने भी आपके चाहे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो या मतलब हाई कोर्ट्स हो, ठीक है, तो इनके जो भी जजेज होते हैं, जजेज होते हैं मतलब मुख्य हो या वो लोग ऐसे, तो इन सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, आपके राष्ट्रपति राष्ट्रपति जी करते हैं। उसके बाद देखो इसमें याद रखोगे आर्टिकल 72 इसके अंतर्गत आता है कि 72 में क्या है कि राष्ट्रपति को क्षमतान करने की शक्ति होती है, क्या होती है, अगर तो किसी भी को अगर मृत्युदंड मिला हुआ है या फांसी की सज़ा मिली हुई है या कोई और पनिशमेंट मतलब लाइफ टाइम के लिए मिला हुआ है, तो लाइफ टाइम अगर उसको मिला हुआ है या कुछ भी, तो वो मतलब वो क्षमा अगर प्रेसिडेंट चाहें तो एक प्रकार से वो मतलब उस केस को देख करके अगर वो चाहे तो उससे क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति की मतलब राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति मिलती है, ये आपके संविधान के किसमें अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है। तो अगर किसी मुलजिम को या किसी कैदी को अगर क्षमा मिलती भी है, तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद को यूज करते हैं, तो आप याद रखोगे राष्ट्रपति यूज करते हैं 72 अनुच्छेद का, 72 मतलब कि 72 अनुच्छेद का यूज करते हैं उसे क्षमा करने के लिए। एंड इसी में आपको याद रखोगे एक आर्टिकल है 143 मतलब 143वां, इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश को सलाह मतलब कि सलाह की सकती, ठीक है। तो राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से सलाह की सकती, अगर प्रेसिडेंट का चाहें कि हमें किसी मुद्दे पे हमें जो भी आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब कि मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनसे हमें सलाह लेनी है, एडवाइस लेनी है, ठीक है। तो वो आप वो ले सकते हैं, वो आपका जो उनको मतलब मिला हुआ अधिकार वो है आर्टिकल 143 के तहत, किसमें, आर्टिकल 143 के तहत, ठीक है। लेकिन वो बाध्य नहीं है, ठीक है, बाध्य नहीं है कि उनको कंपलसरी लेना ही है या उनकी बात माननी है, एक एडवाइस है, वो ले सकते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। हाँ कि आपका पॉइंट इस मुद्दे पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, तो वो चीज़ है। अगर उनको बेटर लगता है तो वो इस चीज़ को रख सकते हैं, या नहीं लगता है तो वो खुद अपन विवेक से उसमें फैसला ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एडवाइस के लिए है। तो ये आपका आर्टिकल 145, तो इस क्वेश्चन आ जाए
कि राष्ट्रपति को मतलब कि आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की जो आपके अधिकार है वो आपका संविधान का कौन सा पार्ट से मिला, वो संविधान का किस अनुच्छेद से मिला हुआ है। उसमें ऑप्शन आएंगे 144, 145, 147, 143। तो आपका राइट आंसर इज 143। ठीक है, 143। अब देखो आगे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं, देखो ये थी आपकी पावर्स, एंड इसी में पढ़ते हैं कि आपकी जो आपकी इमरजेंसी पावर्स होती हैं, ठीक है, जो आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, ये लिख लोगे, इमरजेंसी इमरजेंसी पावर्स। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स मतलब आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, तो आपातकालीन शक्ति देखो, तो इसी के तहत आता है आपका, याद रखोगे, आर्टिकल 352। 352 तो 352 क्या होता है, देखो तो 352 होता है, याद रखोगे। देखो तो इसमें लिखा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, कौन, तो इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं कौन, तो आपके प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रीय आपात घोषणा कर सकते हैं प्रेसिडेंट। अब देखो इससे क्वेश्चन आता है कि ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। ठीक है, अब याद रखोगे 3 टाइम्स, कितनी बार, 3 टाइम्स की गई। कब कब, देखो तो पहले की गई थी 1962 में। 1962 में कब, जब आपका इंडो चाइना वार हुआ था। कब, कौन सा आपका इंडो चाइना वार, इंडो चाइना वॉर हुआ था, तब 1962 की गई थी। एंड उसके बाद में आपको 1971 में, 1971 में कब, जब इंडो पाक वार हुआ, इंडो पाक वार, इंडो पाक, दो इंडो मतलब यहाँ पे है इंडो पाक वार। इंडो मतलब यहाँ पे इंडिया, एंड पाक मतलब है पाकिस्तान। ठीक है, इंडो मतलब इंडिया, और ये आपका 62 में चाइना। ठीक है, एंड थर्ड कब हुआ, 1975 में, 1975 में। ये कब हुआ आपका, जब ड्यू टू मतलब इंटरनल डिस्टर्बेंस, जब मतलब कि इंटरनल, तो ये आप लिख लोगे ड्यू टू इंटरनल, जब आंतरिक डिस्टर्बेंस है, तो जब आंतरिक विद्रोह हो गया था तब आपको 1975 में करना पड़ा था। ठीक है, तो लेकिन ये आपका 3 बार हो, तो आपका 3 बार हो गए हैं। अब क्या हुआ है, 3 बार आपके मतलब आपातकालीन स्थितियाँ लगाई गई हैं। ठीक है, ये आप याद रखोगे इसे। ठीक है, तो आपातकाल घोषणा करने की शक्ति आपको मिलती है राष्ट्रपति को 352 के तहत। और अब देखो इसमें याद रखोगे, जब आपके राष्ट्रपति जब जब आपातकाल लग जाते हैं, ठीक है, इमरजेंसी पावर लग जाती है, तो आपके कौन से आर्टिकल्स रद्द हो जाते हैं। ठीक है, तो आपके इसमें आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 ये क्या होते हैं, ये एकदम मतलब कि डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, निरस्त हो जाते हैं। और ठीक है, और इसमें और इसमें आर्टिकल जो आपका 20 होता है और आर्टिकल 21 होता है। ठीक है, तो ये निरस्त नहीं होते हैं, ये बने रहते हैं आपके। ठीक है, ये निरस्त नहीं होते, ये आपके बने रहते हैं। बट जो आपको 19 है ये आपके निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी इसे याद रखोगे। ठीक है, और ये देखो 1975 में जो ये डिस्टर्बेंस हुए थे, लेकिन अब तक आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है, आपातकालीन की घोषणा अभी तक नहीं की गई। ठीक है, ये सिर्फ 1975 में हुआ था, इससे याद रखना। ठीक है, तो ये थे आपके जो आपातकालीन 352 के बारे में। ठीक है, कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं आपातकालीन की। एंड अगला आर्टिकल इसमें याद रखोगे आप, एक 356, तो आर्टिकल 356, तो ये क्या बोलता है, ये आपका ये बोलता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होना चाहिए। ठीक है, किसमें, राज्य में राष्ट्रपति का शासन का प्रावधान, मतलब अगर राष्ट्रपति जी का मतलब अगर प्रेसिडेंट चाहे, ठीक है, अगर चाहे तो किसी भी स्टेट में, ठीक है, किसी भी स्टेट में मतलब कि प्रेसिडेंट पावर, प्रेसिडेंट रूल, या अपना मतलब उस स्टेट को अपने अपने अंडर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको उनको पावर है, ये पावर उनको मिलती है अनुच्छेद 356 के तहत। किसमें, अनुच्छेद 356 के तहत। और देखो इसमें याद रखोगे इंपॉर्टेंट 360 क्या है, तो आर्टिकल 360 के बारे में दिया गया कि वित्तीय आपातकाल घोषणा। ठीक है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये आपका मिलता है आर्टिकल 360 में। ठीक है, आर्टिकल 360।